नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडिटोरिया बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय प्रैक्टिस सेट 1, जो कि टोटल इसमें जीके और जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। और ये मतलब एसएससी सेकेंड इंटर लेवल जो एग्ज़ाम है, ये टोटल आपका आई होप कि मार्च अप्रैल में ले लिया जाएगा। तो टोटल 60 डेज़ का हम लोग ये 60 को वीडियो होने वाला है, 60 टेस्ट होने वाला है, जो कि 75 क्वेश्चन का रहने वाला है फ्रेंड्स आप लोगों के बीच। आई होप कि इस सेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और एडिटोरिया में ये सेट कहीं प्रैक्टिस सेट जो है, ये बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि टेलीग्राम के थ्रू चलाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए आज का पहला सेट लेके आया हूं मैं एडिटोरिया का। आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है, पूर्णतः न्यू पैटर्न पे आधारित है फ्रेंड्स। और टोटल इसमें 75 प्रश्न रहने वाले हैं आप लोगों का। 75 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना आप लोगों का सही हुआ, कितना आप लोगों का गलत हुआ। ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 75 को क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। प्रभाव कह रहा है सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पे है, किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, जो भारतीय प्रभाव जो है ये सबसे ज़्यादा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधिकतर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में भारतीय संविधान में लिया गया है। आप लोग को इतना पता होगा कि भारतीय संविधान जो हम लोगों का है, इसमें टोटल 395 अनुच्छेद है। अगर गिनती की संख्या में करें तो 400 प्लस इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद है। भागों की संख्या बात करें तो भाग टोटल इसमें कितना है, 22 भाग है। और उसके साथ साथ अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है, इसमें टोटल अनुसूची जो है 12 अनुसूची है। इतना आप लोगों को जानना चाहिए। और इसमें सब भारतीय संविधान पे जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो आज जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन 1 मारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मतलब सबसे शुरुआत में जो है मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान में शुरू में जो मौलिक अधिकार था वो 7 था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब जो है मौलिक अधिकार 6 रहा है। और ये मौलिक अधिकार का अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। इतना याद रखिएगा आप लोगों, और कुछ नहीं। और भाग पूछा जाएगा तो ये मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। कह रहा है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले गांधीवादी दर्शन पर आधारित जो है नीति निर्देशक तत्व, वो देखिए कौन कौन सा है। तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का गठन, ये गांधीवादी दर्शन का है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी दर्शन का है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी गांधीवादी दर्शन का है। लेकिन मजदूरों का संरक्षण जो है ये गांधीवादी दर्शन से नहीं है फ्रेंड्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग को भी बताते जाइएगा क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत में समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिश पर राज्यों को जो है सहायता अनुदान जो देती है, किस निधि के तहत, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वित्त आयोग के सिफारिश पे
जो है ये वित्त आयोग के सिफारिश पे जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को सहायता अनुदान देती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी आंसर ए मारे होंगे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में अवशिष्ट शक्ति निहित की गई है। तो भारत में अवशिष्ट शक्ति जो है निहित की गई है किसके लिए? ये केंद्र सरकार के द्वारा अवशिष्ट शक्ति निहित की गई है। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर इसके 60 सेट चलाया जाएगा और 60 सेट का टोटल 75 क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लिए तो आपके पास टोटल की मद में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा और इसी के साथ आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में 40-50 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। इसीलिए आपको सेट देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट भी कीजिए कि मुख्य सलाहकार कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी को भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद बनाई या उसको समाप्त भी किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो सीधा याद कर लीजिएगा इसको, यह अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत जो है ये इसमें विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किस भाग में बताया गया है ये आप लोगों को करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, यूटी के बारे में, यूनियन टेरिटरीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। जो हम लोग कोका कोला पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जिसके वजह से उसके स्वाद में थोड़ा सा खट्टा अनुभव होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए रट लीजिएगा इसको। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरिक अम्ल जो है कोको कोला सब में मिलाया जाता है, इसलिए उसका स्वाद जो है खट्टा नज़र आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है ये होता है पॉजिट्रॉन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधा याद करिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग अभी तक बताते चलिए, अब कमेंट भी करते जाइए आप लोग कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा तत्व जो है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो किस नियम के तहत जो है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम पूछा जा रहा है, किसका है? तो कमेंट करते जाइए आप लोग। फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्वास दिलाता हूं अगर 60 को सेट आप लोग कर लिए तो बिहार एसएससी में आप लोग झंडा गाड़ के आइएगा, जीके सेक्शन में खासकर। बहुत जल्द आप लोग के बीच में मैथ का भी हम सेट लेके आएंगे और उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके लिए आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? ये पूछा जा रहा है। धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करते भी जाइए। तो धुआं जो है गैस में गैस का विलयन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। सॉरी, गैस में गैस का विलयन धुआं नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा गैस में ठोस का विलयन है धुआं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पे नानुकूर लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। कह रहा है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल जो है ये जो है ना ही ऑक्सीकरण तथा ना ही अवकरण का आचरण करता है, या मतलब उसके जैसा काम करता है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताते चलिए सही हो रहा है, कौन कौन सा सही हो रहा है। आंसर भी आप लोग को कमेंट में करना है, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अगर बाद में जो देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा सेशन लगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है थी? ये पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। आईपीएस पूरा पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यायाधीश पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? फातिमा बेबी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फॉलबैक, फॉलबैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फॉलबैक के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये फॉलबैक जो है कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल के में भाग लिया था? भारत जो है सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था, भारत के बारे में पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 1934 ईस्वी में भारत ने सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्रीय तट रेखा सबसे अधिक लंबा है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर है गुजरात का जो है तटीय रेखा, समुद्रीय तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। मारते जाइए आप लोग आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो सिपकला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए नाथुला दर्रा कहाँ पे है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर आपका गलत हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुबनसिरी, नाम देखिए, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो सुबनसिरी है ये ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी है। जिसको भी अगर डिटेल से पता हो ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी, कमेंट करके जल्दी से बताइए फटाक से। अगर आपने लिख रहा है तो आपको ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी 100% याद हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए कि क्या इसका सहायक नदी सर ये होगा, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो जल विद्युत परियोजना इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पार्वती जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी सब, सलाल भी जम्मू कश्मीर में है, उड़ी भी जम्मू कश्मीर में है, दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में है, सब के सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा लंबाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नेशनल वाटर फर्स्ट का जो है लंबाई सबसे ज़्यादा है, NW फर्स्ट जलमार्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थित है। जो भी फ्रेंड्स वाराणसी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से बहुत बेहतरीन 75 क्वेश्चन एडुटेरिया के द्वारा दिया गया है। आप लोग जरूर अपना इसमें बताइए कितना आपका आंसर सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। आप लोग लिखते चलिए, नोट करते चलिए, हाँ ये सही हुआ, ये सही हुआ, काउंट करते हुए चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पंपास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी सब जो है उष्ण कटिबंधीय है, सावाना भी उष्ण कटिबंधीय है, कंपोज भी उष्ण कटिबंधीय है, लानोस भी उष्ण कटिबंधीय है। पंपास जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, ये याद रखिएगा। और कब किया गया था ये भी बताइए आप जल्दी से, जल्दी बताइए। 1972 ईस्वी में किया गया था, इतना याद रखिएगा। 1972 नहीं, 1992 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ये नीरी पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है? इसको कहते हैं पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान में किया गया है। और जिस फ्रेंड्स को इसका पीडीएफ चाहिए वो केओके द की ऑफ नॉलेज चैनल जाके, टेलीग्राम है, इसको आप जाके वहाँ से पीडीएफ की ऑफ नॉलेज, इस पे जाके आप टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है, क्या होता है मुख्य प्राथमिक उत्पाद? तो आपका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स, याद रखिएगा। समुद्री उत्पाद में मुख्य प्राथमिक उत्पाद में जब पूछा जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स इसको कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स, याद रखिएगा। 2 बार 4 बार इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। आई होप कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग याद करने के लिए, और पर डे एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है। तो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। और पता है ना ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ओजोन दिवस मनाया जाता है कब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी ये पूछा जा रहा है। तो एकमात्र वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, बताइए कौन सा शासक है जो कि अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन सी, गंधार। और एक चीज़ बता देते हैं, एनिशिएंट से रिलेटेड आप लोगों को हमेशा 300 प्लस वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके देख लीजिए कि प्राचीन भारत का इतिहास का 300 वीडियो एनसीईआरटी रिलेटेड है, और आपको मेंशन भी कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो। नहीं तो आप लोग चैनल पे जैसे ही सर्च करोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट खुलते ही एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों का आपको वहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड वहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप लोग जाके उसको अवश्य देख लीजिए। हूबहू कहा गया है कि बीपीएससी में या बिहार एसएससी कोई भी बिहार का एग्जाम हो, एनसीईआरटी जो बंदा पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। समझ लीजिए, सीधा सीधा बात है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जाके वहाँ पे एनसीईआरटी का सबसे मतलब
500 क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिए हर एक सेक्टर में आपको दे दिया गया है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था चंगेज खान? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को ये प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन सा वंश था? ऑप्शन सी हो जाएगा, लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? जो अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बंधुता। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और आपको इस भी बताना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब। कब? जल्दी बताइए। 1887 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम के द्वारा गांधी जी का जो स्थापना किए थे वो किए थे 1917 में। 1916 मत मार दीजिएगा, 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन ही गलत करके आता है स्टूडेंट, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं हो सकता तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटनाओं के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी? किस घटनाओं के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी? ये देखिए बेचारा गलत मार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गांधी इरविन का समझौता जब हुआ था उसके पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। तो याद रखिए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये गलत मारा है यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है कविता का संग्रह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो भी ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो किस देश को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? आप लोग कमेंट कीजिए। तो याद रखिए भारत ने सबसे पहले इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जो है थॉमस कप का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो बनाया गया राजीव कुमार को। ऑप्शन ए जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में जो है भारत के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन देख लीजिए। पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वो प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार सबको पता होगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बेंटिंग एवं बेस्टनेर। जिसको नहीं याद है रट जाओ, छोटा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दिक्कत है आपको, रट जाइए। 60 दिन सेट चलने वाला है, 60 सेट को टोटल 75 सेट चलने वाला है, रट जाइए उसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है। दो अस्थियां एक दूसरे से
किसी अन्य संयोगी उत्तर द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा उसको स्नायु कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। दो जो है अस्थियाँ एक दूसरे के साथ जो संयोगी उत्तक द्वारा जुड़ल रहता है उसको स्नायु कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन देख लीजिए। तो याद रखिएगा, विटामिन ए को थायमिन कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन है? विटामिन ए को एस्कॉर्बिक नहीं कहते हैं, विटामिन ए को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा, ये बेचारा गलत मार के आया है। डीएनए में जो पाए जाने वाला शर्करा है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा वो पेंटोस है। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वो पेंटोस है, ये बिल्कुल सही है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये विषों से है। टॉक्सिक कहते हैं ना, ये टॉक्सिक चीज़ है, तो विषों से संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट सदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट सदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी फायरमैन का एग्जाम जब देने गया हुआ था बहुत सारा लड़का, तो इसमें सीधा प्रश्न ये गया हुआ था। बहुत जल्द आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का भी सेट हम लेके आएंगे। इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है? जो बताइए कौन सा एंजाइम एक ऐसा है जो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु जो होता है उसको नष्ट करने का काम करता है, बताइए कौन सा जीवाणु है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम जो है भोजन में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो अमाशय अम्ल का श्रावण बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल अवशोषण बिल्कुल सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सब के सब सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होती है वो आगे सेरेब्रम में होती है, आगे फर्स्ट वाले भाग को सेरेब्रम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो भारत में करेंसी नोट कौन सी संस्था जारी करती है? करेंसी वाला। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सभी विधि द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अल्पकालीन विधि भी, मध्यकालीन ऋण भी और दीर्घकालीन ऋण भी भारत के साख के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा। सभी विधि द्वारा किसानों को ऋण प्रदान किया जा सकता है, कराया जाता भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई है? बताइए कि जीवन ज्योति बीमा योजना जो है कितने आयु के वर्ग के व्यक्ति को ये उपलब्ध कराया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 50 साल तक के व्यक्ति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, बताइए प्रत्येक वित्तीय वर्ष। इससे भी आसान कोई प्रश्न होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने का प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, बताइए इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा कि जड़त्व की प्रवृत्ति के वजह से कह रहा है स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होंगे
होने की प्रवृत्ति को क्या ही कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो बताइए कौन सा उपकरण वैसा है? तो याद रखिए सौर सेल, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा द्रव का पृष्ठीय तनाव जो है वो घट जाता है। सीधा याद कर लीजिएगा, द्रव का तापमान में अगर वृद्धि होगा तो द्रव का जो पृष्ठीय तनाव होगा वो घट जाएगा। जैसे आप लोग गर्म पानी उबालते हैं ना जी, ठंडा पानी का जो पृष्ठीय तनाव होगा वो ज़्यादा होगा, अगर गर्म कर देंगे तो उसका पृष्ठीय तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि का तारत्व मतलब पिच या तीक्ष्णता मतलब श्रीलिनेश का निर्धारित ध्वनि क्या है? निर्धारण ध्वनि क्या है? फिर से सुनिएगा ध्यान से। ध्वनि का तारत्व या क्षीणता तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि है, क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखिएगा कि आवृत्ति से होता है। इसकी जो अगर तारत्व, अगर पिच किसी का सुनते हैं ना, किसी का ध्वनि पतला है, किसी का ध्वनि मोटा है, जैसे मेरा ही सुन रहे हैं थोड़ा थोड़ा मोटा नज़र आ रहा होगा, और यहीं पे कोई मैम बोलती तो थोड़ा पतला पतला ध्वनि नज़र आता तो आपको अच्छा लगता, मोटा ध्वनि तो अच्छा नहीं लगता होगा जी। तो आवृत्ति से होता है, याद रखिएगा। यह सब खेला तारत्व का ही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज को डैश, तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है वो गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। उदासीन तार से लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों का दोनों सही है, ए और बी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकलांश सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो लोकलांश सेल में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है वो अमोनियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराइयाँ वास्तविक गहराइयाँ से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग वर्णक का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का पूछा जा रहा है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये भी याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार राज्य वन्यजीव परिषद की 100वीं बैठक में बिहार सरकार ने राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है? बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रट जाइएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है ये बिहार राज्य वन्यजीव परिषद ने 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने इसे वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिथिला क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस मछली, मिथिला क्षेत्र के जो भी हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये मिथिला क्षेत्र का ही चैनल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिथिला क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस मछली को जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के तहत बिहार सरकार द्वारा मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेहू। रोहू को, इसको रेहू कहा जाता है हम लोग में। रेहू मछली बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। आइए कभी मिथिला में खिलाते हैं आपको। कि मिथिला के वासी सब बढ़िया छिए ना, तहन आबियो एक बार मिथिला, तो रेहू मछली हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास के लिए जल क्रीड़ा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है? तो जल क्रीड़ा खोलने का जो प्रस्ताव है बिहार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। तो कैमूर में खोला जाएगा जल क्रीड़ा केंद्र। कहाँ पे? कैमूर में। क से क्रीड़ा, क से कैमूर, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो याद रखिए मनरेगा में जो है बजटीय प्रावधान 86,000 करोड़ का रुपये का है। ए भूलिएगा नहीं, 86,000 करोड़ रुपया। फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक साथ सारा का सारा वीडियो हम करवा देंगे। 75 क्वेश्चन, मतलब जितना होगा ना
तो 5-5 दिन करके आपको कम से कम 200-300 वीडियो कर करके आपको सब दिन क्या करेंगे, करवाते रह जाएंगे आपका पूरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। जो हम लोग का राजकोषीय घाटा है कुल जीडीपी का कितना अनुमानित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 में 5.1। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा है। किस देश से खरीदा है C-295 एयरक्राफ्ट, तो जानते ही हैं कि कहाँ से खरीदे होंगे, तो याद रखिएगा स्पेन से खरीदा है। ऑप्शन सी, ना ही फ्रांस ना ही अमेरिका, याद रखिएगा स्पेन थोड़ा सा अलग है। तो C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो स्पेन से खरीदा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीता, बिल्कुल सही बात है। पुरुष एकल का खिताब किसको मिला, नोवाक जोकोविच को। महिला एकल का खिताब अमेरिकी कोको गॉफ ने जीती, बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों सही है। देखिए आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न सही कह रहा है, ये भी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। और इस सेट का पहले सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो भी फ्रेंड्स उससे पहले जो भी साथी इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि जैसे ही वीडियो आएगा फटाक से आपके पास चले जाएगा, जो फटाक से आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस परिवार के सदस्य बन जाइए। और एक चीज़ हमेशा बोलना, सभी को हम बोलना चाहते हैं, जो भी इस परिवार के सदस्य हैं उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो ज़रूर एक मैसेज कीजिए, एक मैसेज ज़रूर कीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़िए। आपको वहाँ पे जहाँ तक हो सके हम लोग के टीम के द्वारा आपको मदद की जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों का प्यार ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, बस इतना ही चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आज सेट का, बहुत ही प्यारा सेट था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। याद कर लीजिए सीधा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन किया गया है। याद रखिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 75 क्वेश्चन को एंड कर दिए हैं और सेट 1 कंप्लीट हो गया है। आप सभी को इसी समय पे प्रत्येक दिन सेट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग प्रत्येक दिन एक बार आके ज़रूर देख लें। और जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट का बेस्ट प्रिपरेशन कब होता है, जब एक बार किसी चीज़ को पढ़े और 24 घंटा के अंदर एक बार दोबारा देख ले, तो वो उसका बेस्ट प्रिपरेशन होता है। वो उस चीज़ में से 70-80% उसको याद रहने की संभावनाएँ रहती है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं तो एक बार क्या कीजिएगा, यूट्यूब ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि आप डबल करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डबल करके एक बार फिर से देख लीजिएगा हाई स्पीड में। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है ये, कल से सेट 2 से और ही कम समय में टाइम लिया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है होता है वो भी हम बताना चाहते हैं, लेकिन समय की अधिकता की वजह से नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग जो भी है तो स्पेशल कल के जो भी 500-600 वीडियो देखना चाहते हैं हर एक सेक्टर में बना दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, एनिसेंट हिस्ट्री में अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री में अलग है, मेडिएवल हिस्ट्री में अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, साइंस का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। हर एक का एक सेपरेट NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग जाके उसको जरूर देखिए, बहुत ही फायदेमंद होगा हर एक एग्जाम के लिए, आप विश्वास कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे हो, इस चैनल को एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ फिर मिलते हैं कल फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।